हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ज्यामितीय आकृतियों के बारे में। क्या होती है ज्यामितीय आकृतियाँ, किस प्रकार की होती है, इसमें बहुभुज होते हैं, वो क्या होते हैं, सभी प्रकार की आकृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने रेखा के बारे में पढ़ा था, रेखाखंड के बारे में पढ़ा था। उन रेखाखंडों से कुछ आकृतियाँ बनाई जाती हैं, उन्हें हम ज्यामितीय आकृतियाँ कहते हैं, जिनको हम बहुभुज के रूप में भी लिखते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा जो बहुभुज होता है, सबसे छोटा बहुभुज वो होता है त्रिभुज, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज, इसके नाम से ही पता चल रहा है 3 भुजाएं। त्रि यानी 3, भुज यानी भुजाएं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, वही त्रिभुज होती है। तो इसकी परिभाषा भी यही हो गई, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब मान लो मैं ऐसे 3 रेखाएं खींच रहा हूं, तो देखो इन 3 रेखाओं से जो रेखाखंड कटे हैं इस प्रकार, इसके बाहर वाले अगर मैं ऐसे मिटा दूं, ये मैंने मिटा दिए, तो ये 3 रेखाखंड हो गए। और इससे घिरी हुई ये बंद आकृति है, यही तो त्रिभुज है, ये इसकी भुजाएं हैं, तो इसे हम त्रिभुज कहेंगे। अब त्रिभुज में क्या क्या विशेषताएं होती है? त्रिभुज में भुजाएं 3 होती हैं, त्रिभुज में कोण भी 3 होते हैं। ये 3 कोण होते हैं, देखो 3 कोण होते हैं, 1 2 3, और भुजाएं भी 3 होती है, 1 2 और 3। तो ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं हो और 3 कोण हो, यानी 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, उसे हम त्रिभुज कहेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? तो नाम से ही पता चल रहा है, चतु यानी 4, भुज यानी भुजाएं। तो अगर हम 4 भुजाएं ले, तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाएगी, चतुर्भुज कहलाती है। तो अगर आप 4 भुजाएं लेते हो, तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। जैसे मैंने ये 4 रेखा इस प्रकार खींच ली और इनके बाहर वाले भाग को मिटा दिया, सिर्फ रेखाखंड लेंगे, तो इस प्रकार जो आकृति बनी है ये चतुर्भुज है, जिसमें भुजाएं कितनी हैं? 4 है। तो चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या होती है 4, और कोणों की भी संख्या कितनी होती है? 4। देखो 4। तो ये है चतुर्भुज। चतुर्भुज के बाद पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, ये सब होते हैं। इसके बाद और भी आएंगे। तो जितनी भुजाएं हैं उसके आधार पर नाम लिखे जाते हैं। पंचभुज में 5 भुजाएं होगी और कोण भी 5 होंगे। तो कोई भी बहुभुज हो, उसमें जितनी भुजाएं हैं कोण भी उतने ही होंगे। तो सबसे पहला त्रिभुज, फिर चतुर्भुज, फिर पंचभुज, पंचभुज में 5 भुजाएं, फिर षटभुज आएगा, षटभुज में 6 भुजाएं होगी, सप्तभुज में 7 होगी, अष्टभुज में 8 होगी, नवभुज में 9 होगी। इसी प्रकार जितने भी बहुभुज की भुजाएं होगी उतने ही उसमें कोण होंगे और नाम भी उसका उसी प्रकार लिखा जाएगा।
तो ये तो हो गए बहुभुज। अब इसके अलावा क्या और कौन सी आकृतियां होती है? तो अब आते हैं वृत्त पे। वृत्त, वृत्त क्या होता है? वृत्त होता है एक 360 डिग्री का गोला, या फिर आपको इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त होता है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर उपस्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त होता है। मान लो हमने ये निश्चित बिंदु दिया और इससे समान दूरी पर बिंदु इस प्रकार होंगे और इन सबको मिलाएंगे तो एक गोला बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। जो इस प्रकार बनेगा और वो निश्चित बिंदु यहां होगा। तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर उपस्थित सारे बिंदुओं को अगर ऐसे मिलाओगे, बिंदुपथ बनाओगे यानी मिलाओगे, तो वो जो आकृति आएगी वो वृत्त होगी। तो वृत्त जैसे आप प्रकार द्वारा बना सकते हो, प्रकार में पेंसिल लगा के इस प्रकार प्रकार की नोक रख के आप प्रकार को घुमाते हो तो वृत्त बनता है। तो यही वृत्त है। अब वृत्त के अंदर क्या क्या होता है? वृत्त के अंदर सबसे पहले ये जो बाहरी भाग है ये वृत्त की परिधि होती है, इसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं। और ये जो निश्चित बिंदु होता है इसे हम कहते हैं केंद्र। फिर अगर हम इस केंद्र को ऐसे परिधि से मिला लें, इस केंद्र को ऐसे परिधि से मिला लें, तो बनने वाली ये जो रेखा है, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा, ये होती है त्रिज्या। इसे हम कहते हैं त्रिज्या। तो ये परिधि हो गई बाहरी भाग, ये जो बिंदु है ये हो गया केंद्र और ये हो गया त्रिज्या। अगर हम परिधि को परिधि से मिलाएं और केंद्र से होती भी जाए, परिधि को परिधि से मिलाएं जो केंद्र से होती भी जाए, ये ऐसे पूरी रेखा, तो ये जो पूरी रेखा होती है ये होती है व्यास। इसे हम कहते हैं व्यास। तो केंद्र को परिधि से मिलाने वाली त्रिज्या और परिधि को परिधि से मिलाने वाली जो केंद्र से होकर गुजरे उसको व्यास कहते हैं। और परिधि को परिधि से मिलाने वाली ऐसी रेखा जो केंद्र से नहीं गुजरती उसे हम कहते हैं जीवा। तो वृत्त में इतने भाग होते हैं। पहला भाग है परिधि, जो बाहरी भाग है, ये परिधि हो गई। ये बिंदु जो निश्चित दूरी पर होता है वो केंद्र होता है। उसके बाद केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है, परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा जीवा होती है, और परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे वो होता है इसका व्यास। तो हम इन सब की परिभाषाएं लिखेंगे। सबसे पहले है वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र क्या है? तो वृत्त के सभी बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु वृत्त का केंद्र होता है। वृत्त है, उसके सारे बिंदुओं से समान दूरी पर एकदम बीचों बीच इधर आएगा, ये वृत्त का क्या होगा? केंद्र होगा। केंद्र के बाद परिधि। तो परिधि होती है वृत्त का बाहरी भाग, जिसके
सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर स्थित हो। तो परिधि होती है वृत्त का वो बाहरी भाग जिस पर जो सारे बिंदु है वो केंद्र से क्या होंगे, समान दूरी पर होंगे। फिर त्रिज्या, तो त्रिज्या होती है केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा। त्रिज्या कहलाती है। फिर त्रिज्या के बाद जीवा, जीवा तो वृत्त की जीवा क्या होती है? वृत्त की जीवा होती है वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा होती है। वृत्त की परिधि को परिधि से, यानी परिधि पर दो बिंदु होंगे, अगर आप उनको मिलाओगे तो वो क्या बनाएगी? जीवा बनाएगी। जैसे कि हमने एक वृत्त बनाया और जीवा खींच ली हमने, तो ये परिधि का एक बिंदु, ये परिधि का दूसरा बिंदु, दोनों को मिला लिया तो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा होती है। तो ये क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। फिर है वृत्त का व्यास। तो व्यास क्या होता है? व्यास होता है ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वो व्यास कहलाती है। तो ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वो व्यास कहलाती है। यानी कि हमने जैसे ये वृत्त बनाया, ये केंद्र है, ये परिधि का एक बिंदु, परिधि का दूसरा बिंदु, परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा होती है। अगर वो जीवा केंद्र से गुजर जाए, अगर वो जीवा केंद्र से गुजर जाए तो वो क्या बन जाती है? व्यास बन जाती है। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। और हमेशा याद रखना, व्यास जो होता है वो 2 इंटू त्रिज्या के बराबर होता है। यानी त्रिज्या को दुगुना करोगे, त्रिज्या को दुगुना करोगे तब व्यास आ जाएगा। ये हमने एक वृत्त बनाया, इसके अंदर केंद्र ये रहा, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई, और केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या। मैंने त्रिज्या को दोनों ओर बढ़ाया इस प्रकार, पर ये तो व्यास है। परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से गुजरे वो व्यास होता है। तो यहाँ दो त्रिज्याएं देखो, एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, दो त्रिज्याओं को जोड़ा तभी व्यास बना ना। तो त्रिज्या का दुगुना करोगे तभी व्यास बनेगा। इसीलिए व्यास होता है वो हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम कुछ 3D आकृतियों को पढ़ते हैं। जैसे कि पहली आकृति है घनाभ। घनाभ घनाभ किस आकृति का होता है? तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 प्रकार की भुजाएं होती है और उसको आप बनाते इस प्रकार हो। इस प्रकार की आकृति घनाभ होती है जिसमें भुजाएं बराबर नहीं होती। आप इसे लंबाई लिखो,
इसे चौड़ाई लिखो और इसे ऊंचाई लिखो। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती, ये घनाभ होता है। जैसे कि एक आयताकार कमरा है तो वो कमरा है, वो घनाभ होगा। अब घनाभ है, घनाभ में 6 फलक होते हैं। घनाभ में क्या क्या विशेषताएं होती है? सबसे पहले उसके फलक होते हैं, फलक 6 होते हैं। जैसे कि हमने मान लिया एक कमरा है जो जैसे कि हमने मान लिया एक कमरा है जो घनाभाकार है, तो उस घनाभाकार कमरे में कितने फलक हो सकते हैं, कैसे गिनोगे? तो सबसे पहले आप गिनोगे, कमरे में 4 दीवारें होती है, तो 4 दीवारें हो गई, फिर आंगन हो जाएगा 5वां और छत हो जाएगी 6ठा। तो 6 फलक होते हैं कमरे में, तो घनाभाकार है वो भी, और यहाँ भी 6 फलक होंगे। देखो कैसे, सबसे पहले ये नीचे वाला 1, फिर ये ऊपर वाला 2, फिर ये आगे वाला 3 और ये पीछे वाला 4, फिर ये साइड वाला 5 और इधर साइड वाला 6। तो फलक हो गए 6। तो 6 फलक किसमें होते हैं? घनाभ में। और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इनकी भुजाएं होती है। अब फलक के बाद इसमें होते हैं शीर्ष। शीर्ष, फलक के बाद शीर्ष। शीर्ष कितने होंगे? तो ये जो कोने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होते हैं शीर्ष। तो 8 कोने हैं तो 8 शीर्ष होंगे। उसके बाद आती है किनारे। तो घनाभ में किनारे कितने होते हैं? तो ये जो रेखाएं हैं ये किनारे होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 किनारे होते हैं। तो घनाभ में 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी भुजाएं होती है। घनाभ के बाद घन। घन क्या होता है? घन घनाभ के जैसा ही होता है, लेकिन उसमें एक फर्क होता है। घनाभ में भुजाएं अलग अलग होती है और घन में सभी भुजाएं बराबर होती है। उसे भी इसी प्रकार बनाते हैं। ये होता है घन। इसमें भी सभी भुजाएं बराबर होती है, घनाभ में नहीं होती। बस इतना ही फर्क है घन और घनाभ में। इसमें भी फलक होते, 6 फलक होते, शीर्ष होते 8 और किनारे होते हैं 12। सब कुछ घनाभ की तरह होता है, बस घनाभ में भुजाएं अलग अलग होती है और घन में भुजाएं समान होती है। तीसरी आकृति है बेलन। बेलनाकार आकृति आप किस प्रकार बनाते हैं? तो आप 2 वृत्त बनाओगे, जिसमें से एक वृत्त इस प्रकार ऊपर होगा, फिर ऐसे 2 रेखाएं समांतर, और एक वृत्त इस प्रकार नीचे होगा। तो ये जो आकृति बनी है इसे हम बेलन कहते हैं, यानी सिलेंडर। सिलेंडर होता है इसी प्रकार का, होता है ड्रम, आपने देखे होंगे, वो सब बेलन होते हैं, बेलनाकार आकृति के होते हैं। तो ये बेलन है जिसमें 2 वृत्त होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, और इसके बाहरी भाग, ये वृत्त है, वृत्ताकार भाग है, ये भी वृत्ताकार भाग है, और इसका जो ये बाहरी भाग है, ये वाला भाग, इसे हम कहते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कहेंगे। तो ये जो बाहरी भाग है इसको हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। इस बेलन की ये जो दूरी होती है मध्य बिंदु की, यानी इस वृत्त के केंद्र की इस वृत्त के केंद्र की दूरी, इसको इसकी ऊंचाई कहा जाता है। तो बेलन की ऊंचाई होती है ऊपर वाले वृत्त के केंद्र की नीचे वाले वृत्त के केंद्र से दूरी को ऊंचाई कहते हैं। तो वक्र पृष्ठ, वृत्ताकार भाग और ऊंचाई, ये सब बेलन की विशेषताएं होती है। बेलन आपने देखे होंगे, जैसे कि ड्रम हो गया, ढोल हो गया,
और सिलेंडर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेलनाकार होती है। जैसे कि ये मार्कर है, ये भी बेलनाकार आकृति का है। स्टूडेंट्स, बेलन के बाद आती है शंकु की बारी। शंकु किस प्रकार बनाते हैं? तो शंकु में इस प्रकार एक वृत्त होता है, यहां एक वृत्त होता है, ये शंकु होता है, और इस भाग को वक्र पृष्ठ कहते हैं, वक्र पृष्ठ। अब इस बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी होती है शंकु की ऊंचाई, और अगर आप इस ऊंचाई को लोगे तो इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। तो शंकु में वृत्त होता है, एक वक्र पृष्ठ होता है, केंद्र को ऊपर वाले बिंदु से मिलाने वाली रेखा ऊंचाई होती है, और ये तिरछी ऊंचाई होती है, यानी तिर्यक ऊंचाई। इस प्रकार की आकृति शंकु कहलाती है। जैसे कि आपने आइसक्रीम का कोन देखा है, जोकर की टोपी देखी है, तंबू होते हैं, वो सब शंकु आकार आकृति के होते हैं, उनकी आकृतियां शंकु नुमा होती है। स्टूडेंट्स, तो ये थी कुछ आकृतियां जिन्हें आपको घर पे बनाना है और उनके नाम याद रखने हैं, उनकी विशेषताएं याद रखनी है।